वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ की क्लास में आज आपको एक्सरसाइज 3.1 में 5 नंबर सवाल तक मैंने बता दिए थे। अब सवाल नंबर 6 से स्टार्टिंग करनी है, तो सवाल नंबर 6 से आप देखेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स अगर समझ में आपको आ गए होंगे तो ये सवाल भी बहुत आसान है। जैसे छठे में दे रखा है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में 3 पार्टों में है ये, इज इक्वल टू वाई जेड 1 और 5। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों व्यू मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कोटियां, ये भी 2 इंटू 2 का है और ये भी 2 इंटू 2 का है, तो इसका मतलब इन दोनों की तुलना हो सकती है। तो तुलना में 4 जो है वो y के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके बाद 3 z के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसके बाद x 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और 5 और 5 के इक्विवेलेंट है ही। तो x y z तीनों मान आपको मालूम चल गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे पार्ट में x प्लस वाई की तुलना 6 से हो जाएगी, और 2 इज इक्वल टू 2 है ही, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। देखा जाए तो यहां पर आपकी 3 इक्वेशंस बन गई। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड का मान चाहिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। तो समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो यहां से z इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 5 उधर जाएगा माइनस का, z इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां z का मान आपको मालूम चल गया। उसके बाद x प्लस वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो आप क्या करें, यहां से समीकरण 1 से हम y इज इक्वल टू 6 माइनस का x लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 और माइनस का x, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें कि y का मान समीकरण 3 में आप रख दें, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 x y इज इक्वल टू 8 है, तो जहां y है वहां पर क्या रख देंगे, 6 माइनस का x इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर आप आगे करेंगे तो 6x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या इनको उधर ले जाएं तो x स्क्वायर माइनस का 6x इज प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x के 2 मान आ जाएंगे, x के जब 2 मान आ जाएंगे तो y के भी 2 मान आ जाएंगे। तो इसको इसके फैक्टर आप बना लेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण 8 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनका योगफल 6 आ जाए, तो बहुत ही आसान है। 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 में 2 का गुणा करो 8 आएगा, 4 में 2 को जोड़ो तो 6 आ जाएगा। फैक्टर तो बना ही लेंगे, x के जो 2 मान आएंगे इसलिए दोनों मान रखने पर y के 2 मान और आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से तीसरे में दोनों ही तरफ अगर आप देखें तो 3 इंटू 1 कोट इधर भी है, और राइट हैंड साइड में 3 इंटू 1 कोटि है। दोनों की कोटियां समान है तो संगत अवयव समान होंगे, तो यानी x प्लस वाई, ये थर्ड पार्ट है इसी का, प्लस z इज इक्वल टू 9, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर x प्लस z इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, और y प्लस z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो x y z, इसमें 3 कांस्टेंट टर्म है या अचर राशियां हैं, ये बोल सकते हैं, या अचर संख्याएं हैं। तो x y z में हम पहले क्या करते हैं कि x और z, इसमें हम क्या करें कि समीकरण 1 और 2 को अगर हम घटा दें
समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो कैसे इसमें लिखा जाएगा, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इसको घटाना है तो x के नीचे x लिख दीजिए और z के नीचे z लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। इन दोनों को घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। x और y कट गया, यहाँ पर z और z कट गया ना, तो बचा क्या यहाँ पर केवल बचा y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 आ गया तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 7 और प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4, z इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो समीकरण x का मान अभी नहीं मालूम है ना, तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से x इज इक्वल टू 5 माइनस का z यानी 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। कैलकुलेट कर लिया, x y z के मान आ गए। अब अगर आपको ये कंफर्म करना है, कंफर्मेशन चाहिए कि x y z के मान जो आपने निकाले वो सही है, तो तीनों इक्वेशन में आप किसी में भी रख के देख लें। तो यहाँ x 2 4 2 6 और 3 9। तो समीकरण 1 में x y z के मान रखने पर राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये मान जो आपने निकाले हैं वो आपके सही है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। सातवें सवाल में a माइनस बी दोनों पक्षों में अगर आप देखें तो 2 इंटू 2 कोटि की मैट्रिक्स है दोनों तरफ। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर नीचे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ये ना लिखें कि संगत अवयवों की तुलना करने पर, आप ये लिखेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर या दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर, ये आपको लिखना रहेगा। लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने का मतलब कि दोनों पक्षों में दिए गए अवयवों के संगत अवयवों को बराबर रखना है। तुलना करने का मतलब ये होगा। तो संगत अवयवों को बराबर रखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 4 इक्वेशन बन जाएंगे इसमें। चारों इक्वेशंस को किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करके ए बी सी डी के मान चाहिए। एक चीज और कंफर्म होनी चाहिए कि समीकरण में जितने कांस्टेंट टर्म होते हैं या जितनी चर राशियां होती हैं उतने ही समीकरण होने चाहिए। जैसे यहां पर अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ये एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो इन दोनों इक्वेशन में देखिए कितने कांस्टेंट टर्म है या कितने चर हैं, ये चर संख्याएं हैं। तो इसमें देखा जाए x और y, इसमें 2 चर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों x और y का मान निकालने के लिए आपको मैक्सिमम 2 इक्वेशन, मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं, मिनिमम यानी कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो जैसे अब इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 ऐसे दिया हुआ था। तो वहां पर x y z इसमें 3 कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। तो 3 अगर चर राशियां आ गई या चर संख्याएं आ गई तो इसका मतलब यह है कि इसमें मिनिमम 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो इससे पहले वाले सवाल में 3 इक्वेशन थी। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी 4 कांस्टेंट टर्म है। तो 4 ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब इसमें मिनिमम इक्वेशन कितनी है 4। तो इसमें आप देखेंगे 4 इक्वेशन बन रही है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर इससे कम इक्वेशंस होती हैं, कांस्टेंट से के इक्वल टू इक्वेशन नहीं होती हैं, तो मतलब समझ जाइए कि उस इक्वेशन को या समीकरण में आप कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। 8वें में ए, ये तो आपका
8वें में जो पहले दिया है एक वर्ग आव्यूह होगा, कब होगा? तो ये व्यापक रूप है और व्यापक रूप में m इंटू एन है, तो ये वर्ग आव्यूह तभी होगा जब m बराबर n होगा, n इज इक्वल टू n। सी 90 में यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन अगर आप लिखें तो 9 नंबर क्वेश्चन में 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इसमें आपकी 4 इक्वेशन बन रही हैं। तो इन चारों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से y इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 7 आ रहा है, यहां से y इज इक्वल टू निकालेंगे 8 में 1 घट जाएगा तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब यहां इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो x की वैल्यू अगर आप निकालें तो -7/3 आ रही है, और उसी के बाद अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 यानी 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/3, माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस इधर लगा सकते हैं 2/3। तो यहां पे अगर आप देखें तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक ही कांस्टेंट टर्म की दो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संभव नहीं है, इसमें x और y की वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक कांस्टेंट टर्म की एक से अधिक वैल्यू आ जाए। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका बी पार्ट हो जाएगा, संभव नहीं है। इसके बाद जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x3 कोट के अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यानी किसी भी अवयव की 3x3 कोटि का कोई भी अवयव है तो उसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो यहां पर यानी एक अगर 0 है तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। फिर उसके बाद अगर ये 1 है तो ये एक 0 हो गया, उसके बाद ये 0 है तो ये 0 हो गया, फिर उसके बाद अगर ये 2 है तो ये 0 हो गया, फिर उसके बाद ये 0 हटा, फिर ये 0 हो गया, फिर इसी तरीके से ये हटा, ये 0 हो गया। समझ रहे हैं आप? यानी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 0 0 बाकी सब 0 ना हो, तो इस तरीके से अवयव कितने बन सकते हैं आप बना लेंगे। और अगर अब 0 की जगह 1 1 हो जाए, सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 3 का ही होना चाहिए। तो जब ये पहला एक अवयव तो हो गया आपका ये 1 2 3, इसमें देखो एक प्रविष्टि 1 है, उसके बाद क्या ये 2 हो जाए ये 1 हो जाए, फिर उसके बाद क्या ये 3 हो जाए ये 1 हो जाए, फिर उसके बाद क्या ये 4 हो जाए ये 1 हो जाए, फिर उसके बाद ये 5 हो जाए ये 1 हो जाए, फिर उसके बाद ये 6 हो जाए ये 1 हो जाए, फिर उसके बाद ये 7 हो जाए ये 1 हो जाए, फिर ये 8 ये 1, फिर उसके बाद ये 9 और ये 1। इस तरीके से इसमें कितने अवयव कितने मैट्रिक्स बन सकती हैं, तो ये बनाएंगे। उसके बाद इसमें जो दे रखा है कि कितने कुल अवयव बन सकते हैं, तो अवयवों की संख्या वो काउंट कर लेंगे, वो आंसर होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसमें देखा है कि 512 दिया हुआ है। 512 अवयव नहीं बन सकते हैं, अवयवों में अवयवों की संख्या 512 हो सकती है, लेकिन अवयव इतने नहीं बन सकते। तो इसलिए यहां पर जो सवाल पूछा गया है अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसमें यह होना चाहिए कि अवयवों बने अवयवों में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 512 होगी। ठीक है, तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन 512 लगा लेंगे। अवयवों की संख्या की जगह क्या होना चाहिए, अवयवों की संख्या। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इतना होमवर्क सभी बच्चे कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद कल आप जब कॉपी दिखाएंगे तो नेक्स्ट आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।